हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरविक कॉम्पिटिटिव क्लासेस। ये फंडामेंटल राइट चैप्टर का पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 21 तक के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर किए थे। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको एक एडवाइस करूँगा कि पहले आप पार्ट 1 देखें, क्योंकि आज का लेक्चर उसी का कंटिन्यूएशन है। आज हम आर्टिकल 22 से लेकर आर्टिकल 35 तक के सभी इम्पोर्टेंट आर्टिकल कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल अगेन अरेस्ट एंड डिटेंशंस। बेसिकली आर्टिकल 22 किसी भी व्यक्ति को इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन देता है। यानी पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना प्रॉपर लीगल प्रोसेस के अरेस्ट नहीं कर सकती। ये बोलता है आर्टिकल 22। अगर हम आर्टिकल 22 के मेन प्रोविज़न देखें, जब उसके की प्रोविज़न देखें तो वही 4 की प्रोविज़न है जिसको मैं अभी हम डिस्कस करेंगे इनको। जैसे फर्स्ट बोलता है अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल ऑफ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट। बेसिकली ये बोलता है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है जितनी जल्दी हो सके उसे ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताया जाए। बेसिकली जब पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई ग्राउंड होता है जिस बेसिस पे उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट जो प्रोविज़न है ये उसी की बात कर रहा है कि जिस भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको ग्राउंड बता दी जाए कि किस ग्राउंड के बेसिस पे या किस कारण से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। दैट इज़ फर्स्ट प्रोविज़न। अब आता है सेकंड बोलता है ही हैज़ द राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। मतलब जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है उसके पास ये राइट है कि वो अपनी चॉइस से किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर सकता है जो उसको डिफेंड कर सके। तो ये इसका सेकंड प्रोविजन था। थर्ड बोलता है ही मस्ट बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट विद इन 20 आवर ऑफ अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर जर्नी। ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको 24 आवर के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और इसमें बेसिकली जो जर्नी का टाइम होता है ना उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये थर्ड प्रोविजन थी। और फोर्थ बोलता है नो पर्सन कैन बी डिटेन इन पुलिस कस्टडी बियॉन्ड 24 और विदाउट द ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में आप 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन की। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो किसको दी हुई है, जो एक जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है ये उसको एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है जो उसको प्रोवाइड की गई है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। जब हम बोल रहे हैं कि किसी पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या उसको डिटेन किया जा रहा है या डिटेंशन किया जा रहा है, तो बेसिकली डिटेंशन 2 टाइप का होता है। यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, डिटेंशन जो होता है वो 2 कैटेगरी में आता है। एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशंस और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो ये सारी प्रोविज़न जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बेसिकली उस पर्सन को अवेलेबल होती है जो प्यूनिटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग उसको अरेस्ट किया जा रहा है। यानी जिस पर्सन को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जा रहा है ये सारी प्रोविज़न उस केस में फॉलो नहीं होंगी। तो जब हम प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं, जैसे किसी एनिमी है, एनिमी के सिटीजन को अगर हम मतलब अगर लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है या उससे कुछ लग रहा है कि उसको शक के बुनियाद पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, तो ये प्रोविज़न उस केस में फॉलो नहीं होंगी। या फिर किसी पर्सन को सिर्फ इस वजह से अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि लग रहा है कि उसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी में कोई कंसर्न हो सकता है या पब्लिक डिसऑर्डर कुछ हो सकता है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, तो किसी भी पर्सन को अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग अरेस्ट किया जा रहा है तो उस केस में ये सारी प्रोविज़न फॉलो नहीं होंगी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको याद रखना है कि ये जितनी भी प्रोविज़न हम डिस्कस करें ये प्यूनिटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रिवेंटिव में ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती। तो यही मैंने नोट में यहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 डज नॉट अप्लाई टू एनिमी। एक तो पहली बात तो ये कि अगर एनिमी का कंट्री का कोई सिटीजन है उस केस में ये फॉलो नहीं होगा। सेकंड क्या लिखा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अकॉर्डिंग भी अगर किसी को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग भी ये सारी प्रोविजन उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब ये सारे उसको जो फंडामेंटल राइट जो दिए हुए प्रोविजन दिए हुए हैं ये वो उस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। बस ये इसमें इतना ही याद रखना आपको। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 23। बेसिकली जब हम आर्टिकल 23 है वो डील करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेवल। प्रोहिबिशन का मतलब सिंपली मतलब होता है मना करना या मनाही करना। तो ये बेसिकली ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग और फोर्स लेवल को मना कर रहा है।
इस आर्टिकल के बेसिकली जब हम आर्टिकल 23 देखते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है। तो बेसिकली अगर इसमें दो ही मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला कि जो ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बीइंग की, ट्रैफिकिंग का मतलब हो गया जब ह्यूमन बीइंग को सेलिंग और बाइंग होती है तो ये बेसिकली इलीगल है और ये पनिशेबल ऑफेंस है। सेकंड, क्योंकि ये आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस है तो ये कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो सेकंड आता है बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। इसका मतलब होता है कि बेसिकली किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते, क्योंकि ये आर्टिकल 23 के अंडर क्या है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो आर्टिकल 23 यही दो चीज़ें डिस्कस करता है कि एक ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को ये मना करता है और सेकंड ये बैगिंग और फोर्स लेबर को ये मना करता है। बस यहाँ पे एक मेन पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये जो फंडामेंटल राइट है ये हर एक को अवेलेबल है, यानी ये इंडिया के सिटीजन को भी अवेलेबल है और ये फॉरनर को भी अवेलेबल है। और इस केस में अगर कोई ये परफॉर्म करता है, ये एक्टिविटी करता है या इस फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस होगा। ये था आर्टिकल 23। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। जब हम आर्टिकल 24 की बात करते हैं तो आर्टिकल 24 प्रोवाइड दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर shall be employed in any factory or mine or engaged in any hazardous employment। बेसिकली आर्टिकल 24 कहता है कि 14 ईयर से कम उम्र का कोई भी बच्चा फैक्ट्री, माइन या किसी भी हैजरस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करेगा। उसका अगर हम इसके की पॉइंट डिस्कस करें तो ये भी यही है कि 14 ईयर से कम उम्र का बच्चा नहीं होना चाहिए। सेकंड, इसका जो पर्पस था ये जो आर्टिकल देने के पीछे वो यही था कि बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जाए सो दैट उनकी एक प्रॉपर हेल्दी ग्रोथ हो सके, जो उनकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, सिमिलरली ये राइट भी सभी को अवेलेबल है। ये मतलब इंडिया के सिटीजन को भी अवेलेबल है और ये इंडिया के मतलब जो फॉरेनर वगैरह है ये उनको भी अवेलेबल है। तो ये थे आर्टिकल 22, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब हम देखेंगे आर्टिकल 25 को। तो आर्टिकल 25 डील विद द फ्रीडम ऑफ कंसाइज प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब है कि आर्टिकल 25 हर पर्सन को अपना रिलीजन मानने, ओपनली डिक्लेयर करने, प्रैक्टिस करने और दूसरों तक उसकी बात पहुंचाने की फ्रीडम प्रोवाइड करता है। तो अगर आप आर्टिकल 25 को देखो तो इसमें टोटल 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। जैसे पहले लिखा है फ्रीडम ऑफ कंसाइज, इसका मतलब इनर बिलीफ। इसका मतलब जो रिलीजन या बिलीफ कोई पर्सन फॉलो करता है, मतलब इनर साइड से फॉलो करता है, जब मन से फॉलो करता है, उसको फ्रीडम दी हुई है कि वो कोई भी पर्सन कोई भी धर्म को फॉलो कर सकता है। सेकंड आता है राइट टू प्रोफेस, यानी ओपन डिक्लेरेशन। इसका मतलब इस प्रोविजन के तहत ये बोल रहा है कि हर पर्सन अपने रिलीजन को ओपनली डिक्लेयर कर सकता है। ओपनली डिक्लेयर करने का मतलब हो गया जैसे कोई भी पर्सन बता सकता है कि जैसे मैं हिंदुज़म को फॉलो करता है, या फिर वो मुस्लिम को फॉलो करता है, या वो सिखिज़म को फॉलो करता है, या वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्रीडम दी हुई है कि वो ओपनली डिक्लेयर कर भी सकता है। थर्ड बोल रहा है जैसे प्रैक्टिस, इसमें आता है रिचुअल्स और वर्शिप। इसका मतलब वो पर्सन अपने रिलीजन के रिचुअल्स, प्रेयर या वर्शिप भी फॉलो कर सकता है जब वो है। फोर्थ आता है प्रोपोगेट, और जिसमें आता है व्यूज नॉट फोर्स कन्वर्जन। जब हम प्रोपोगेट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो अपने रिलीजन की टीचिंग दूसरों तक पहुंचा भी सकता है, बट फोर्स या प्रेशर से कन्वर्जन करना अलाउड नहीं करता। तो ये बेसिकली आर्टिकल 25 बोलता है, जिसमें अलग अलग तरीके की फ्रीडम दी हुई है। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। बेसिकली जब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया तो उसमें मैंने यही बताया था कि जो फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं ये एब्सोल्यूट नहीं होते। गवर्नमेंट इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड। तो वो ग्राउंड क्या है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो इन ग्राउंड के बेसिस पे गवर्नमेंट क्या लगा सकती है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है हमारे फंडामेंटल राइट पे। तो आर्टिकल 25 पे अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी होगी तो ये उसकी क्या है, वैलिड ग्राउंड है। तो ये था हमारा आर्टिकल 25। अब हम चलते हैं आर्टिकल 26 की ओर। तो आर्टिकल 26 जो है वो डील करता है किससे, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। तो बेसिकली आर्टिकल 26 क्या बोलता है, वो बोलता है कि हर रिलीजियस ग्रुप या फिर सेक्ट को अपने रिलीजियस मैटर मैनेज करने का अधिकार है। तो अगर हम आर्टिकल 26 को देखें तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। जैसे फर्स्ट बोलता है कि एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। इसका मतलब हर रिलीजियस ग्रुप या फिर सेक्ट को ये राइट है कि वो अपना रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और मेंटेन कर सकता है।
सिमिलरली सेकंड बोलता है मैनेज इट्स ओन अफेयर इन द मैटर ऑफ रिलीजन, मतलब वो अपने रिलीजियस अफेयर को खुद मैनेज कर सकता है। थर्ड बोलता है कि वो प्रॉपर्टी ओन कर सकता है और एक्वायर कर सकता है। और फोर्थ बोलता है कि वो प्रॉपर्टी को लॉ के अकॉर्डिंग एडमिनिस्टर कर सकता है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 26 के अकॉर्डिंग प्रोविजन थे जो इंपॉर्टेंट राइट लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं। तो अगर हम इसकी एक्सेप्शन की बात करें तो सेम वही चीज़ कि गवर्नमेंट इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड। वो ग्राउंड वही है, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारे फंडामेंटल राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, गवर्नमेंट इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। जब हम इसी केस में आर्टिकल 26 के केस में एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो 1954 में थी उसमें एक डॉक्ट्रिन मतलब दी हुई थी, वो डॉक्ट्रिन थी डॉक्ट्रिन ऑफ असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। तो बेसिकली इस डॉक्ट्रिन का बस आपको है कि सिर्फ वही प्रैक्टिस प्रोटेक्ट होंगी, मतलब वही रिचुअल्स या वही प्रैक्टिस प्रोटेक्ट होंगी जो उस रिलीजन का या उस धर्म का एक असेंशियल पार्ट आता है। तो दैट इज कॉल्ड एज आर्टिकल 26। यही आर्टिकल 26 में था। अब ये अभी जैसे हमने आर्टिकल 25 पढ़ा, 26 पढ़ा, तो इनको थोड़ा याद रखना भी टफ होता है। तो हम एक छोटा सा ट्रिक भी बता देते हैं। जैसे आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 के केस में आप सिंपल एक ट्रिक रख सकते हो जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे आर्टिकल 26 है, इस केस में आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे बिलीफ, डिक्लेयर, ये 4 कीवर्ड आप याद सकते हो। सिंपली प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट, ये 4 कीवर्ड से आप आर्टिकल 25 को याद रख सकते हो। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आर्टिकल 25 में सिंपली आप 4 वर्ड याद रखें, बिलीफ, डिक्लेयर, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। तो सिमिलरली आप आर्टिकल 26 को याद रखने का एक सिंपल तरीका है। अगर हम आर्टिकल 26 की बात करें तो इसमें आप सिंपली याद रख सकते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट। तो बेसिकली आर्टिकल, ये कुछ कीवर्ड मैंने आपको दे दिए जिसकी हेल्प से आप इन दोनों आर्टिकल को याद रख सकते हो। जैसे आर्टिकल 26 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर्टी और मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने आर्टिकल 27 की तरफ। तो आर्टिकल 27 जो वो डील करता है, किससे करता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो बेसिकली आर्टिकल 26 बोलता है कि किसी पर्सन को ऐसा टैक्स देने के लिए गवर्नमेंट या कोई भी फोर्स नहीं कर सकता जो स्पेशली किसी एक रिलीजन को प्रमोट करने या उसको मेंटेन करने के लिए यूज हो रहा हो। इसका मतलब कोई भी किसी एक अगर पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट करने की बात हो रही है या उसको मेंटेन करने के लिए हो रहा है, तो कोई फोर्सफुली किसी से कोई टैक्स, उसके नाम पे कोई टैक्स नहीं ले सकता। तो बेसिकली इतना ही है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस इतना सफिशिएंट है जो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं तो आर्टिकल 28 की तरफ। तो आर्टिकल 28 जो बोलता है वो डील करता है किससे? फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप। तो बेसिकली ये आर्टिकल बताता है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप के रूल क्या क्या होंगे। तो अगर हम एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देखें तो बेसिकली वो टोटल 4 टाइप के ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं। पहला होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, सेकंड होता है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर ट्रस्ट, थर्ड होता है रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और फोर्थ होता है रिसीविंग एड या फिर ग्रांट फ्रॉम स्टेट। तो बेसिकली जो ये 4 टाइप के इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें बेसिकली आपको एक को याद रखना है अच्छे से, जो पहले वाला होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, यानी जो ये वाला केस है इसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं होती। बाकी जो 3 केस है उसमें अगर आप देखो तो उसमें लिखा भी हुआ है, जैसे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड बट अटेंडेंस वॉलंटरी, इसमें भी ये लिखा हुआ है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड बट अटेंडेंस वॉलंटरी। इसका मतलब होता है कि बाकी 3 केस में जैसे लिखा हुआ है सेम ही लिखा हुआ है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड बट अटेंडेंस वॉलंटरी। इसका मतलब होता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है बट ऑन वॉलंटरी बेसिस। वॉलंटरी बेसिस का मतलब हो गया कि एक इंडिविजुअल की कंसेंट लेकर। तो बेसिकली इसमें एक इंडिविजुअल की कंसेंट जरूरी है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो बेसिकली ये थे हमारे आर्टिकल, कौन से? आर्टिकल 25, 26 एंड 27। तो ये हमारे टोटल 4 आर्टिकल थे। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। बेसिकली आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल जो 30 है वो डील करता है किससे? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। तो जब हम आर्टिकल 29 और 30 को देखते हैं तो आर्टिकल 29 और 30 का जो मेन पर्पस है वो यही है कि इंडिया की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना। बेसिकली इंडिया में बहुत अलग अलग लैंग्वेज है,
स्क्रिप्ट अलग-अलग है, कल्चर अलग-अलग है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन इन्हें प्रिज़र्व करने का आपको राइट देता है। तो बेसिकली ये आर्टिकल 29 और 30 में हम यही देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट से। तो पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1 बाय 1 देखते हैं बेसिकली पहले आर्टिकल 29 को देखते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 29 जो है वो इसका जो सिंपल मीनिंग है वो यही है कि अगर किसी ग्रुप ऑफ सिटिज़न की अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो वे उन्हें उस लैंग्वेज को या उस स्क्रिप्ट को या उस कल्चर को प्रोटेक्ट और प्रिज़र्व कर सकते हैं। ये आर्टिकल 29 उन्हें राइट देता है। उसके अलावा अगर आप इसका सेकंड प्रोविज़न देखो, जो आर्टिकल 29 का है वो यही बोल रहा है कि किसी भी सिटीज़न को स्टेट के स्कूल या फिर कॉलेज या फिर स्टेट एडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसको फंडिंग स्टेट से मिल रही है या स्टेट उसको हेल्प कर रहा है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के बेसिस पर एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। तो ये बेसिकली 2 प्रोविज़न थे जो आर्टिकल 29 और में आते हैं और यही 2 इम्पोर्टेंट है पेपर के पर्सपेक्टिव से भी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अपना आर्टिकल 30। तो जब हम आर्टिकल 30 की बात करते हैं तो आर्टिकल 30 जो है वो डील करता है किससे? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसका सिंपल मतलब ये है कि जो माइनॉरिटी है, चाहे वो आपके रिलीजियस माइनॉरिटी हो, मतलब धर्म से रिलेटेड वाले माइनॉरिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, मतलब लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी हो, उन्हें अपने चॉइस के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश और एडमिनिस्टर करने का राइट है। ये राइट उनको कौन देता है? आर्टिकल 30। तो अगर हम आर्टिकल 30 के इम्पोर्टेंट प्रोविज़न देखें, तो आर्टिकल 30 जो है वो बेसिकली माइनॉरिटी को कुछ राइट देता है, जैसे राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन। मतलब जो माइनॉरिटी है, मैंने पहले ही बता दिया कि चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, रिलीजियस का मतलब माइनॉरिटी का मतलब हो गया कि जो धर्म से रिलेटेड है, ये चीज़ धर्म से रिलेटेड है। और जब हम बात करते हैं इसकी लिंग्विस्टिक, तो मतलब यहाँ पे लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी बन रही है। तो इन दोनों को ये बेसिकली अपने अधिकार देता है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यही पहला जो प्रोविज़न हम डिस्कस कर रहे थे यही है कि राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन क्या है? ये इन माइनॉरिटी को ये बेसिकली इनको ये राइट दे रहा है कि वो अपना एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बेसिकली स्कूल हो, चाहे फिर वो कॉलेज हो, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओपन अप कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। दूसरा जैसे ये है कि राइट टू एडमिनिस्टर सच इंस्टीट्यूशन, और बेसिकली वो उस इंस्टीट्यूशन को एडमिनिस्टर का मतलब होता है मैनेज करना, कि वो उसको अपनी मर्ज़ी से मैनेज भी कर सकते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, फंक्शनिंग हो, वो सब उसको कंट्रोल भी कर सकती है। और थर्ड बोलता है राइट ऑफ चॉइस इन द मैटर ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब इंस्टीट्यूशन का नेचर और एजुकेशनल अप्रोच वो डिसाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आर्टिकल 30 उनको ये राइट देता है। तो अगर हम दोनों को कलेक्टिवली देखें तो आर्टिकल 29 और 30 क्या करता है? ये दोनों डील करते हैं किससे? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटी। तो ये थे हमारे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो बेसिकली अगर एक ट्रिक याद रखना चाहते हो आर्टिकल 29 से, तो आर्टिकल 29 में आप सिंपली एक ट्रिक याद रख सकते हो, जैसे सिंपली आप आर्टिकल 29 के केसेस में आपको कीवर्ड याद रखने हैं। जैसे पहला क्या हो गया? लैंग्वेज। दूसरा कीवर्ड आप याद रख लो स्क्रिप्ट। थर्ड कीवर्ड याद रख लो कल्चर। और उसके बाद कीवर्ड याद रख लो नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 29 को याद रखने का सिंपल तरीका है, एक वर्ड लैंग्वेज याद रखो, स्क्रिप्ट, कल्चर और नो डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये मेन कीवर्ड है जो आर्टिकल 29 में फॉलो हुए हैं। सिमिलरली जो आर्टिकल 30 है, अब आर्टिकल 30 को याद रखने का सिंपल तरीका है, उसमें एक वर्ड याद रखो माइनॉरिटी। अब माइनॉरिटी अपनी मर्जी से क्या कर सकती है? स्कूल खोल सकते हैं, अपनी मर्जी से कॉलेज खोल सकते हैं, वो उनको एस्टैब्लिश कर सकते हैं और साथ में वो उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। तो ये कुछ कीवर्ड है जिससे आप आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 को याद रख सकते हो। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 32। आर्टिकल जो 32 है वो बेसिकली डील करता है किससे? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल से चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आर्टिकल 32 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 32 बेसिकली डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से। बेसिकली आर्टिकल 32 बोलता है कि अगर किसी भी सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। ये पावर बेसिकली आर्टिकल 32 देता है सिटीजन को।
तो बेसिकली आर्टिकल 32 यही बोलता है कि अगर किसी भी सिटीजन का कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है, तो वो सिटीजन अंडर आर्टिकल 32 के मतलब तहत वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है और अपने अधिकार यानी अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करवा सकता है। तो ये पावर देता है आपको आर्टिकल 32। तो इसके की पॉइंट यही है कि आर्टिकल 32 बेसिकली क्या देता है आपको, राइट देता है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। मतलब फंडामेंटल राइट के केस में ही ऐसा होता है कि आप आर्टिकल 32 के अंडर डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल 32 खुद भी एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो अगर इन केस कोई किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है और वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करता है, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, डायरेक्शन इशू कर सकता है, वो ऑर्डर इशू कर सकता है, इवन देन कि वो रिट भी इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए। तो अगर आप रिट की बात करो फंडामेंटल राइट के केस में, तो टोटल 5 किस्म की रिट होती है, जैसे हेबियस कार्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्यू ग्रांटो। हेबियस कार्पस का जो मतलब होता है वो बेसिकली ये होता है प्रोड्यूस द बॉडी। बेसिकली क्या होता है कि अगर जैसे पुलिस किसी को इलीगल तरीके से किसी को डिटेन कर ले, तो ऐसे केस में जो कोर्ट होता है वो एक रिट इशू करता है जिसका नाम होता है हैबियस कार्पस। वो बेसिकली इसलिए इशू की जाती है सो दैट उस पर्सन को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो दैट इज हैबियस कार्पस। दूसरा होता है मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। इस केस में बेसिकली जो कोर्ट होता है वो पब्लिक अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करे। ठीक है, अगर इन केस वो परफॉर्म नहीं करा तो उस केस में क्या होता है, मैंडामस इशू की जाती है कोर्ट की तरफ से। थर्ड होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का सीधा मतलब होता है मनाही करना या स्टॉप करना। बेसिकली ये इस केस में क्या होता है कि ये लोअर कोर्ट या ट्राइब्यूनल को इशू किया जाता है। वो इसलिए इशू किया जाता है, समटाइम क्या होता है वो अपनी यूरिसडिक्शन जो उनका एरिया होता है, जो उनकी यूरिसडिक्शन होते हैं, वो उससे बाहर जा रहे होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, प्रोहिबिशन रिट इशू की जाती है। फोर्थ होता है सर्शरी। सर्शरी भी तभी मतलब लोअर कोर्ट को ही की जाती है और ये तब की जाती है अगर इस केस में ये देखा जाता है कि बेसिकली इसमें ये होता है कि कोर्ट की जो लोअर कोर्ट की जो जजमेंट होती है, जो उनके डिसीजन होता है, उसको कैंसल आउट किया जाता है। और क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि हाई कोर्ट बोलता है, मे बी अगर सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, तो ये दोनों बेसिकली इशू कर सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या होता है उसकी प्रोसीडिंग को वो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। लोअर कोर्ट की जो भी जजमेंट होती है उसको क्रैश करके खुद उस केस को हैंडल करते हैं। तो उस केस में सर्शरी इशू होता है। और लास्ट होता है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है वाई व्हाट अथॉरिटी। बेसिकली कोर्ट किसी पर्सन से ये पूछता है कि तुम जैसे कि तुम इस पब्लिक ऑफिस में अगर बैठे हो तो वो किस अथॉरिटी से बैठे हो। बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूँगा कि ये जो रिट इशू होती है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि आर्टिकल 32 के अंडर बेसिकली यही रिट हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। बट उस केस में वो जो आर्टिकल होगा वो आर्टिकल 226 होगा। यानी 226 के अंडर हाई कोर्ट भी सेम रिट इशू कर सकता है और आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट भी यही रिट इशू करता है इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वायलेशन। तो उसके अलावा अगर आपको एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को यही बोला था, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो मैंने की पॉइंट थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा आर्टिकल 33। जो हमारा आर्टिकल 33 है वो डील करता है बेसिकली पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द राइट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। बेसिकली ये क्या होता है कि पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कि वो आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस फोर्स हो, पब्लिक मेंटेन करने वाली कोई भी फोर्सेस हो, वो उनके फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और ये पावर दी हुई है आर्टिकल 33 ने किसको, पार्लियामेंट को दी हुई है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये आर्टिकल किस पे अप्लाई होगा, आर्म फोर्सेस पे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हो गई, पुलिस फोर्सेस हो गई, वो उनके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें ये भी है कि ये जो इनके रिलेटेड कोई भी अगर पार्लियामेंट लॉ पास करती है तो वो वैलिड ही होगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा कि हाँ उनके राइट कम हो रहे हैं तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि हम इनके राइट कम हो रहे हैं तो हम उसको इनवैलिड क्लियर कर देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सारे लॉ वगैरह क्या होंगे, वो वैलिड होंगे। तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32 है। सब हम चलते हैं आर्टिकल 34 की तरफ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 34। जब हम आर्टिकल 34 देखते हैं तो आर्टिकल 34 बेसिकली डील करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट कन्फर्ड बाय पार्ट 3 इन मार्शल लॉ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है मार्शल लॉ। तो सबसे पहले हम समझते हैं मार्शल लॉ होता क्या है। बेसिकली क्या होता है, जब किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल हो जाए या सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो ऐसे केस में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अगर इन केस आर्मी को स्पेशल पावर दी जाती है तो उस एरिया में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। तो बेसिकली मतलब आप समझ सकते हो कि ये वैसी सिचुएशन है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, अब उसको कंट्रोल करना है तो आर्मी को यूज़ करना पड़ रहा है। तो उस केस को हम बोलते हैं कि यहाँ पे मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 34 का
मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मतलब क्या है? तो बेसिकली ये वही है कि जिस एरिया में मार्शल लॉ लगा हो, वहाँ पार्लियामेंट लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यानी ये पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि वो फंडामेंटल राइट पे यहाँ पे मतलब मार्शल लॉ यहाँ पे लगा हुआ है, तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट लोगों के थोड़े से कम कर सकती है या उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक पॉइंट याद ये रखना है कि यहाँ पे राइट कंप्लीटली खत्म नहीं होते। हाँ, बट ये है कि उनको थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। टेम्परेरी उनको क्या कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर हम इसके की पॉइंट डिस्कस करें तो वही पॉइंट लिखे हुए हैं कि पार्लियामेंट के पास बेसिकली ये पावर होती है कि वो लॉ बनाकर जो पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट है, उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो बेसिकली ये पावर उस एरिया में ही यूज़ होती है जहाँ पे मार्शल लॉ ऑपरेट हो या फिर मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया गया हो, ठीक है? उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है, वो मेन पर्पस यही है। अब मार्शल लॉ तभी लगाया जाता है जब मेन पर्पस क्या होता है आपका पब्लिक ऑर्डर होता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। उसी केस में मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया जाता है। जो आपका थर्ड पॉइंट बोलता है। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट यही बोल रहा है कि जो आपका लॉ है, जो मार्शल लॉ है, तो इसका ड्यूरेशन बेसिकली कितना होता है? 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। ये अभी तक दिया हुआ है, ठीक है? तो ये 4 पॉइंट है जो आपको इसमें याद रखना है। हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट नोट भी है। बेसिकली जो आर्टिकल 34 है, वो राइट को सस्पेंड नहीं करता, बल्कि सिर्फ़ उन राइट को क्या करता है? रिस्ट्रिक्ट करता है। तो बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे, दैट इज़ कॉल्ड एज़ आर्टिकल 35। आर्टिकल जो 35 है, वो यही है कि बेसिकली वो डील करता है किससे? पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ फॉर फंडामेंटल राइट। बेसिकली आर्टिकल जो 35 है, वो पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो ऐसे लॉ बनाए जो फंडामेंटल राइट को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट या फिर उसको एनफोर्स कर सके। यानी अगर आप सिंपल देखो, कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या दे रहा है? वो बेसिकली हमें राइट दे रहा है। अब उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है ग्राउंड पे। इसीलिए पार्लियामेंट को पावर दी हुई है कि वो ऐसे लॉ बना सकती है जिससे उन राइट को क्या किया जाए? प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। तो अगर आप इसकी की पॉइंट देखोगे तो उसमें यही लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट मतलब जैसे कोई फंडामेंटल राइट दिया हुआ है वो अनटचेबिलिटी, तो उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। तो बेसिकली मेन सेकंड पॉइंट जैसे देखो कि जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो यही है। पर्पस यही है कि फंडामेंटल राइट का प्रॉपर तरीके से क्या हो? इम्प्लीमेंटेशन हो, और वो तभी हो सकता है अगर पार्लियामेंट उससे रिलेटेड क्या बनाए? लॉ बनाए। थर्ड यही बोल रहा है कि वो लॉ क्या हो सकता है? वो रेमेडीज़, जैसे उसमें लिखा हुआ है लॉज़, रेमेडीज़, प्रोसीजर और प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म, पार्लियामेंट कुछ भी प्रोवाइड कर सकता है इनमें से, जो उसको सूटेबल लगे। और फोर्थ बोलता है कि इस आर्टिकल की वजह से ही पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को क्या कर सकती है? उसकी प्रोटेक्ट कर सकती है, उसकी प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथन कर सकती है। अब हम इसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। हमें फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा है, उसमें आर्टिकल 17 किसकी बात कर रहा है? अनटचेबिलिटी की। और यही आर्टिकल एक उन्होंने लॉ बनाया हुआ इसी आर्टिकल से, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। ये बेसिकली इसी से रिलेटेड इन्होंने एक लॉ बना दिया। सिमिलरली जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमें फ्रीडम की बात करते हैं, तो उसमें आप सिंपल देखो, उससे रिलेटेड भी एक लॉ पास किया गया है, दैट इज आरटीआई 2005। तो बेसिकली पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दी है, अब उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना है, उसको इफेक्टिव बनाना है, तो पार्लियामेंट उससे रिलेटेड लॉ बना सकती है सो दैट वो प्रॉपर तरीके से क्या हो? इंप्लीमेंट हो। तो फ्रेंड्स, ये हमारे बेसिकली कुछ राइट थे, जैसे आर्टिकल 34 और 35। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट आपका कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा फंडामेंटल राइट का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है, तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि पूरा कंसेप्ट आपको एक फ्लो में क्लियर हो जाए। और इंडियन पॉलिटी की इस तरह की कंप्लीट एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज़ के लिए आप आर्विक कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। थैंक यू।